Okay, so we are starting this session now. See, ये जो लॉकडाउन का पीरियड जब हुआ था तो उसमें कुछ मेंबर्स की ऐसी अपेक्षा थी कि हम लोग कुछ ऑनलाइन सेशन शुरू करें। तो IAHC गुजरात चैप्टर ने जो कमिटी है उसने ये डिसाइड किया कि हम लोग हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको शुरू करते हैं। So we started first with IS 1417 2016, then IS 1418 2009, उसके बाद BIS एक्ट 2016, उसके बाद BIS रूल्स 2017, BIS हॉलमार्किंग रेगुलेशंस 2018 जो सिर्फ हॉलमार्किंग सेंटर को लागू है उतना ही पार्ट उसका। उसके बाद BIS रेगुलेशंस BIS गाइडलाइंस 2019 जो एक लागू होती हैं वो हम कर चुके हैं। और अभी हमारा IS 1582 2009 हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हमने जैसा कि मैंने पहले बताया था कि IS 15820 सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्लॉज 4.1 से लेकर 4.15 तक है। वो हमने कल समाप्त कर दिया, वहां तक का चार सेशन में। आज हमारा जो 5वां सेशन है इसमें हम क्लॉज 5 जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में है वहां से हम शुरू करेंगे, ठीक है। सो क्लॉज 5 इज टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और उसमें सबसे पहला क्लॉज है हमारा, जस्ट अ मिनट अभी, ओके। सो क्लॉज 5 दैट इज टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, इसके बारे में हम शुरू करते हैं। असेइंग और हॉलमार्किंग की जो रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता जो है, उसकी करेक्टनेस जो है, ये दो चीज करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी, इसको इंश्योर करने के लिए सेंटर को सेल एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन वेरियस फैक्टर, सेंटर को कुछ फैक्टर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो फैक्टर्स क्या है, वो इस क्लॉज के टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के जो वेरियस सब क्लॉजेस हैं उसके अंदर बताए गए हैं। तो हम उनकी आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आते हैं पर्सनल यानी सेंटर का स्टाफ। देन कम्स 5.3 अकोमोडेशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, सेंटर की एनवायरमेंटल कंडीशन, वहां पे किस तरह से हमने सभी चीजों को एकोमोडेट किया है, उसकी कंडीशंस क्या है वो। 5.4 टेस्ट मेथड्स, वेरियस टेस्ट मेथड्स जो हम यूज करेंगे असेइंग एंड हॉलमार्किंग में वो। 5.5 इक्विपमेंट, 5.6 मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी, 5.7 सैंपलिंग, 5.8 हैंडलिंग ऑफ टेस्ट आइटम्स, टेस्ट आइटम्स का हैंडलिंग हम रिसीविंग से लेकर डिलीवरी तक कैसे करेंगे वो इसमें आएगा। अश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी कैसे अश्योर करनी है वो इसमें आएगा। एंड लास्ट विल बी रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को कैसे रिपोर्ट करना है वो आएगा। तो ये 5.2 से 5.10 तक के जितने भी क्लॉजेस है उसके अंदर टेक्निकल रिक्वायरमेंट सेंटर की पूरी कवर हो जाती है। तो अब हम इनको डिटेल में एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहला क्लॉज आता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का 5.2 पर्सनल, पर्सनल यानी स्टाफ मेंबर्स। तो देखिए सेंटर को अपने सभी के सभी पर्सनल की कंपिटेंस, ठीक है, उसको इंश्योर करने के लिए क्या करना है, नंबर 1 नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी जितनी भी उसके वहां पर पोस्ट है उन सब
के लिए उसको एडिशनल क्वालिफिकेशन डिफाइन करनी है जो अपनी क्वालिटी मैनुअल में डिस्क्राइब करनी है, और वो स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। वो उसको उसी तरह की जो क्वालिफिकेशन वाले जो बंदे हैं उन्हीं को लेना है। नंबर 2 इज ट्रेनिंग। सभी की ट्रेनिंग करनी जरूरी है। तो ट्रेनिंग सेकंड एस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट इज टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज पर भी उसको ध्यान देना है। एंड लास्ट इज एक्सपीरियंस फॉर देयर असाइंड फंक्शन, यानी उनको जो काम के लिए नियुक्त किया गया है उस काम का उनका एक्सपीरियंस, राइट। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट दी है 5.2.2 में असे इंचार्ज, जिसको हम टेक्निकल मैनेजर भी कहेंगे और असे मास्टर भी कहेंगे। उसकी क्वालिफिकेशन है या तो वो ग्रेजुएट इन साइंस हो, ठीक है, या डिप्लोमा और ग्रेजुएट इन मेटलर्जी हो, विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड shall have undergone training in lab management, sampling, assaying and hallmarking। तो आपका असे इंचार्ज जो है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, या तो वो ग्रेजुएट इन साइंस हो जिसमें केमिस्ट्री उसका एक सब्जेक्ट रहा होना चाहिए, या तो वो डिप्लोमा और ग्रेजुएट इन मेटलर्जी हो जिसमें भी केमिस्ट्री एक उसका सब्जेक्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरी रिक्वायरमेंट है कि वो लैब मैनेजमेंट में, सैंपलिंग में, असेइंग में और हॉलमार्किंग की उसको ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न आएगा, अगर कोई फ्रेश बंदा है तो उसको हम कैसे देंगे? तो भाई साहब, फ्रेश बंदा जो है उसको पहले आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको उसका ट्रेनिंग एक्चुअल देके उसको जनरेट करना पड़ेगा, आपके फॉर्मेट्स में पड़ेगा, वो ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव रही वो भी देनी पड़ेगी, और उसके बाद आप उसको काम असाइन करेंगे। उसी में आगे सब क्लॉज है 5.2.3, सेंटर के पास प्रोसीजर होनी चाहिए। किस चीज की? सबसे पहले ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करनी है। भाई ट्रेनिंग नीड्स कब कब, ट्रेनिंग की जरूरत कब कब है स्टाफ को, और किस स्टाफ को, किस बंदे को जरूरत है, वो आइडेंटिफाई करने की प्रोसीजर उसके पास होनी चाहिए। एंड नंबर 2, एक बार वो आइडेंटिफाई कर लिया तो वो ट्रेनिंग कैसे देंगे उसकी भी प्रोसीजर बनानी है सेंटर को। तो ये प्रोसीजर यहाँ पर सेंटर को बनानी पड़ेगी क्वालिटी मैनुअल में, कि ट्रेनिंग नीड्स जब भी जरूरत पड़ती है तो उसको आइडेंटिफाई करना, एंड नंबर 2 ट्रेनिंग उसके पर्सनल को प्रोवाइड करना। और ये जो ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करेगा उसकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना है। सपोज के किसी बंदे को आपने ट्रेनिंग दे दी, तो वो ट्रेनिंग उसकी कितनी इफेक्टिव रही उसका इवेल्युएशन भी आपको करना है। ये सब चीज के आपको अपनी क्वालिटी मैनुअल में डिस्क्रिप्शन देने हैं, फॉर्मेट्स बनाने हैं और उसके रिकॉर्ड भी मेंटेन करने हैं। उसका नेक्स्ट सब क्लॉज है 5.2.4, द सेंटर शैल मेंटेन करंट जॉब डिस्क्रिप्शंस, यानी सेंटर में अभी हाल में प्रेजेंट में जॉब डिस्क्रिप्शंस, यानी जो भी पर्सनल उसके वहां काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, उन सभी का जॉब डिस्क्रिप्शन, माने वो किस पोस्ट पे है, वो क्यों, किस चीज के लिए उसको ट्रेनिंग दी गई है, और वो किस चीज के लिए ऑथोराइज है। ये तीनों चीजें, उसका नाम, क्वालिफिकेशन, उसकी पोस्ट, फिर उसका ट्रेनिंग और उसका ऑथोराइजेशन, ये पूरा का पूरा उसको एक फॉर्मेट में मेंटेन करना पड़ेगा। किसके लिए? मैनेजरियल स्टाफ के लिए, टेक्निकल स्टाफ के लिए और की सपोर्ट पर्सनल के लिए। अब हॉलमार्किंग सेंटर तो इतनी छोटी संस्था होती है, वो उसके सभी डिपार्टमेंट इसमें कवर हो जाते हैं, यानी आपके वहां पर जितने भी बंदे हैं उन सभी का जिस तरह से मैंने फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट में आपको उनका स्टेटस, करंट जॉब डिस्क्रिप्शन मेंटेन करना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट सब क्लॉज आता है 5.2.5, द मैनेजमेंट शैल ऑथोराइज स्पेसिफिक पर्सनल। अब मैनेजमेंट ने पोस्ट तो दे दी पर्सन को, ट्रेनिंग भी दे दी, ऑथोराइज भी कर दिया, तो अभी उसको एक्चुअल ऑथोराइज किया है, किस चीज के लिए किया है वो स्टैंडर्ड बताता है। इतनी चीजों के लिए उसको ऑथोराइज करना है और स्पेसिफिक पर्सन को करना है। कैसे?
टू परफॉर्म पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। अगर सैम्पलिंग करनी है, पर्टिकुलर सैम्पलिंग के लिए पर्टिकुलर बंदा ही उसको ऑथोराइज करना पड़ेगा, कोई दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा, वो उसको मेंशन करना पड़ेगा। यदि दूसरा बंदा रखता है तो दोनों के नाम उसको मेंशन करने पड़ेंगे कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। सेकंड इज फॉर असेइंग, असेइंग के लिए भी। तीसरा है टेस्ट रिपोर्ट इश्यू करने के लिए। टेस्ट रिपोर्ट इश्यू करने के लिए भी आपको ऑथोराइज करना है किसी ना किसी पर्सन को, सभी लोग नहीं कर सकते इसको। टू गिव ओपिनियंस एंड इंटरप्रिटेशंस, ओपिनियन देने के लिए और आप पूरी जो प्रोसेस करते हैं उसके अंदर इंटरप्रिटेशंस देने के लिए। टू ऑपरेट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट ऑपरेट करना है उसके लिए आपको पर्टिकुलर बंदे को ऑथोराइज करना पड़ेगा। यानी एक्सआरएफ जो है तो एक्सआरएफ वाला ही बंदा चलाएगा, लेजर मशीन वाला चलाएगा, माइक्रो बैलेंस वाला चलाएगा, फर्नेस को फर्नेस ऑपरेटर ऑपरेट करेगा। ये सभी चीजों को आपको पर अपना स्पेसिफिक पर्सन ऑथोराइज करना है। नेक्स्ट सब क्लॉज इन पर्सनल इज 5.2.6। सेंटर को अपने टेक्निकल पर्सनल के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। ये रिकॉर्ड में क्या इंक्लूड करना है? सबसे पहला रेलेवेंट ऑथोराइजेशन, जो मैंने आगे डिस्क्राइब किया कि फॉर्मेट में आपको ऑथोराइजेशन बताना है। नंबर 2 कंपिटेंस, वो आपने जो ट्रेनिंग दी है उस फॉर्मेट में वो भी इंक्लूड हो जाता है, वो उसकी कंपिटेंस। थर्ड इज क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन की स्किल्स और उसका एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आपको एक फॉर्मेट में मेंटेन करके अपने रिकॉर्ड्स में रखनी है। नेक्स्ट सब क्लॉज ऑफ पर्सनल 5.2.7 is confidentiality. The center shall ensure that it's all personnel observe professional secrecy. सेंटर में जितने भी बंदे काम कर रहे हैं वो सभी के सभी प्रोफेशनल सिक्रेसी मेंटेन करें, उसका पालन करें, उसकी सेंटर को एश्योरेंस देनी होती है। अब देखिए ये तो वर्बल एग्रीमेंट होता है। अब ये आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने वहां पर एक फॉर्मेट बना सकते हैं, उसके अंदर आप कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट उसका हेडिंग देकर आप वो उसके अंदर 5 एक वाक्य है वो लिख सकते हैं कि भाई आई माई सेल्फ डैश करके उसका नाम आ गया बंदे का, वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ सो एंड सो सेंटर, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, वो डिक्लेयर करेगा कि भाई मैं सेंटर के अंदर काम कर रहा हूं, तो सेंटर के अंदर काम करते हुए जो भी मेरे पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आएंगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने तक सीमित रखूंगा, इसको मैं बाहर किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगा। जो टेस्ट रिजल्ट वो उसके अंदर सब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में आपका रिसीविंग से लेकर डिलीवरी तक का सब कुछ आ गया, इंक्लूडिंग वॉल्यूम ऑफ वर्क, एवरीथिंग। आप एक बनाकर फॉर्मेट उसके अंदर अपने स्टाफ के मेंबर्स का सभी का सिग्नेचर लेकर उसको अपने रिकॉर्ड में आपको रखना है, दैट इज प्रोफेशनल सिक्रेसी। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का पहला क्लॉज 5.2 पर्सनल यहां पर खत्म हो गया। अभी सेकंड क्लॉज आता है 5.3, दैट इज एकोमोडेशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। एकोमोडेशन और एनवायरमेंट की कंडीशन कैसी होनी चाहिए उसके बारे में है। तो उसका पहला सब क्लॉज है 5.3.1। सेंटर को ये एंश्योर करना है क्या कि टेस्टिंग के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए वो सारी की सारी फैसिलिटी, जिसमें इतनी फैसिलिटी तो हो सकती है लेकिन वो लिमिटेड सिर्फ एनर्जी सोर्सेज, लाइटिंग और एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए नहीं है, उसके अलावा भी काफी चीजें उसके अंदर आती हैं। सिर्फ ये 3 चीज को छोड़ के बाकी भी काफी चीजें आती हैं, वो सभी की सभी फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल है। ये इंश्योरेंस सेंटर को देना है ताकि वो जितने भी टेस्ट परफॉर्म कर रहा है वो करेक्टली परफॉर्म करे। नेक्स्ट सब क्लॉज है उसका 5.3.2। सेंटर shall take sufficient precaution with respect to the environmental conditions as required by relevant specifications, methods and procedures। यानी हाँ जहां भी स्पेसिफिक जो हमको अप्लाई हो रहे हैं, मेथड्स जो हमको अप्लाई हो रही हैं,
हमने जो प्रोसीजर अपने सेंटर में बनाई है वो इन सब के अनुसंधान में सेंटर को सफिशिएंट केयर और प्रिकॉशन लेने हैं। ठीक है, जहां जहां भी रिजल्ट की क्वालिटी को इन्फ्लुएंस होता है वो सभी जगह पर जो आपने स्पेसिफिकेशंस आप फॉलो कर रहे हैं, मेथड्स जो फॉलो कर रहे हैं और अपनी प्रोसीजर्स जो बनाई है वो सभी की सभी सफिशिएंट केयर और प्रिकॉशन के साथ आप मेंटेन करें, उसका सेंटर को रखना है। इनमें से खासकर इन चीजों में ध्यान देना है। सबसे पहले है डस्ट है, यानी कचरा, धूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस काफी जगह पर आपके सेंटर में क्रिएट होते हैं, वो है रेडिएशन आपके सेंटर में क्रिएट होती है, वो है ह्यूमिडिटी है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, टेम्परेचर है, साउंड है, वाइब्रेशन लेवल है। ये कहां पर माइक्रो बैलेंस के अंदर साउंड एंड वाइब्रेशन लेवल की बात कर रहे हैं। फिर एक्सआरएफ सेक्शन, एक्सआरएफ मशीन की बात कर रहे हैं और लेजर मार्किंग मशीन की बात कर रहे हैं। इन सब में आपकी डस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, रेडिएशन, ह्यूमिडिटी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, टेम्परेचर, साउंड एंड वाइब्रेशन लेवल, ये आपको मेंटेन रखने हैं एप्रोप्रिएटली। नंबर 2, पार्टिंग चैम्बर में से जो फ्यूम्स निकलती हैं वो और फर्नेस में से जो फ्यूम्स निकलती हैं वो, उनके लिए प्रॉपर एग्जॉस्ट अरेंजमेंट करनी है। जो भी एग्जॉस्ट फ्यूम्स सेंटर में से निकलती हैं, एक तो फर्नेस में से लेड फ्यूम्स निकलती हैं, दूसरी नाइट्रस फ्यूम्स पार्टिंग चैम्बर में से निकलती हैं, उनको एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करने से पहले उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट, इसका ध्यान देना है। एंड नंबर 4 इज सेंटर के पास अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की या बैकअप की अरेंजमेंट होनी चाहिए। इतनी चीजों का तो सेंटर को सफिशिएंटली केयर एंड प्रिकॉशन लेना ही लेना है। और लास्ट में इसमें बताते हैं टेस्ट शैल बी स्टॉप व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस जियोपर्डाइज द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। अगर आपके सेंटर के टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट होना शुरू होता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस मेंटेन नहीं हुई उसके कारण, तो आपको टेस्ट स्टॉप कर देना है। ओके, एकोमोडेशन में नेक्स्ट सब क्लॉज इज 5.3.3। इसमें सबसे बताया है जो असे लैब है उसमें जो आपका फर्नेस रूम है उसका एरिया प्रेफरेबली 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि एनवायरमेंटल कंडीशन और कंफर्टेबल वर्किंग को हम लोग फॉलो कर सकें। दैट्स व्हाई दिस हैज बीन गिवन इन द स्टैंडर्ड। दूसरा ध्यान क्या रखना है कि आपके जितने भी एरियाज हैं, जैसे कि आपके इनकम्पिटेबल एक्टिविटीज कहां कहां होती हैं, जैसे आपकी असे लैब है और माइक्रो बैलेंस है, तो इन दोनों के बीच में आपके पास इफेक्टिव सेपरेशन होना जरूरी है। दूसरा रिसीविंग एंड डिलीवरी एरिया है, सैंपलिंग है, हॉलमार्किंग एक्टिविटी है, इस सबके बीच में इफेक्टिव सेपरेशन होना जरूरी है। हम सभी BIS द्वारा अप्रूव्ड सेंटर के लिए मैं मानता हूं हम सब में ये चीज को फॉलो किया है, इफेक्टिव सेपरेशन किया हुआ है। लेकिन कुछ सेंटर मैंने देखे हैं जिसके अंदर असे लैब जो होती है उसी के अंदर साथ में माइक्रो बैलेंस का एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ होता है, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। BIS तो आपको अप्रूवल दे देगी इसके ऊपर, लेकिन आपके खुद के लिए वो एडवाइजेबल नहीं है। तो प्लीज अगर कोई ऑल्टरनेट होता है तो आप उसमें कीजिए। उसका नेक्स्ट सब क्लॉज है 5.3.4, एक्सेस टू एंड यूज ऑफ एरियाज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ टेस्ट शैल बी कंट्रोल। आपको वे सभी एरिया को कंट्रोल करना है, कोई भी अनऑथराइज पर्सन वहां पर जाए नहीं या उसको यूज करे नहीं। कौन से एरिया? जिससे कि आपकी टेस्टिंग की क्वालिटी पर इफेक्ट होता हो। नेक्स्ट सब क्लॉज 5.3.5,
सेंटर सेल एंश्योर गुड हाउसकीपिंग थ्रू आउट। सेंटर को हमेशा हर वक्त गुड हाउसकीपिंग रखनी है, यानी सब को रखने हैं, सुथरे रखने हैं। ओके, तो ये सब क्लॉज भी हमारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सब क्लॉज फॉर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स इज क्लॉज 5.4 एंड दिस इज रिगार्डिंग टेस्ट मेथड्स। तो देखिए, द सेंटर सेल डॉक्यूमेंट अ डिटेल्ड प्रोसीजर, यहां पर लिखा है डिटेल्ड प्रोसीजर बनानी है, तो यहां पर आपको अपनी क्वालिटी मैनुअल में डिटेल्ड प्रोसीजर बनानी है। किस चीज के लिए? इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स एट द फॉलोइंग स्टेजेस। जो भी ज्वेलरी आर्टिकल या आर्टिफैक्ट्स सेंटर के अंदर आते हैं, उनको इंस्पेक्शन और उसकी कंट्रोल्ड मूवमेंट के लिए सेंटर को डिटेल में प्रोसीजर बनानी है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल्स और आर्टिफैक्ट्स जो है, इनकी प्रोसीजर जो भी आप बनाएंगे उसमें आपको क्या लिखना है? इन स्टेजेस को आपको कवर करना है। कम से कम इतने स्टेज आपको उस प्रोसीजर में कवर करने हैं। सबसे पहला स्टेज है आपका रिसीविंग स्टेज, उसकी डिटेल्ड प्रोसीजर आपको बनानी है, जिसमें ज्वेलरी आर्टिकल्स और आर्टिफैक्ट्स की इंस्पेक्शन आप कैसे करेंगे और उसकी मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करेंगे। नंबर 2 इज XRF, दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। वो जो स्टेज है उसके अंदर भी आपको आर्टिकल्स का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, मूवमेंट को करेंगे उसकी स्टेज, जहां पर आप एक्चुअल सैंपलिंग करेंगे, यानी सैंपल लेंगे आप आर्टिकल्स में से। असेइंग स्टेज, हॉलमार्किंग स्टेज, फिर है करेक्ट मार्किंग एंड एनी डैमेज इनकर्ड। करेक्ट मार्किंग आपको करनी है, उसके लिए भी इंस्पेक्शन और कंट्रोल्ड मूवमेंट की प्रोसीजर बनानी है, और यदि कोई डैमेज होता है तो उसके लिए भी इंस्पेक्शन और कंट्रोल्ड मूवमेंट का प्रोसीजर बनाना है। पैकेजिंग एंड रिटर्न ऑफ कॉर्नेट्स, पैकेजिंग आप कैसे करेंगे, कॉर्नेट्स आप कैसे रिटर्न करेंगे, वो भी प्रोसीजर में आपको मेंशन करना है। और लास्ट है डिलीवरी। तो ये इतने स्टेजेस पे आपको ज्वेलरी आर्टिकल्स और आर्टिफैक्ट्स का इंस्पेक्शन किस तरह से करेंगे और उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कैसे करेंगे, उसकी डिटेल्ड प्रोसीजर बनाना है। नेक्स्ट सब क्लॉज इन टेस्ट मेथड्स 5.4.2, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो हम करेंगे वो क्यों करेंगे? नंबर 1 होमोजेनिटी चेक करने के लिए, एंड नंबर 2 सेग्रीगेशन के लिए। तो ये हमें XRF से ही करना है, ये स्टैंडर्ड के अंदर क्लियरली मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट सब क्लॉज 5.3, जो प्रोहिबिटेड एलिमेंट्स है एज पर IS 1417 एंड IS 2112, वो प्रोहिबिटेड एलिमेंट्स की प्रेजेंस के लिए भी हमें XRF मेथड का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट सब क्लॉज 5.4.4, असेइंग। देखिए, स्टैंडर्ड ने क्लियरली मेंशन करा है कि असेइंग के लिए आपके पास यही ऑप्शन है। यदि गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स है तो आपको IS 1418 ही फॉलो करना है, और यदि सिल्वर एंड सिल्वर ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स हैं तो IS 2113 ही फॉलो करना है। हमारे पास दूसरी और कोई चॉइस नहीं है। टेस्ट मेथड्स में नेक्स्ट सब क्लॉज है 5.4.5, दैट इज कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग आर्टिकल्स। नॉन कंफर्मिंग आर्टिकल्स जब भी पाए जाएंगे सेंटर में तो उसको कैसे कंट्रोल करना है वो बात आएगी। ठीक है, मुझे ध्यान है कल प्रतीक जी ने एक क्वेश्चन पूछा था नॉन कंफर्मिंग आर्टिकल्स के बारे में, तो प्रतीक जी जो मैंने कल जो आपको बोला था वो यहाँ पर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन कंफर्मिंग आर्टिकल्स को कंट्रोल करना है तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और नॉन कंफर्मिंग आर्टिकल्स कहां कहां पर आएंगे। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि सबसे पहले तो सेंटर को डॉक्यूमेंट और इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी प्रोसीजर बनानी है और उसको इंप्लीमेंट करनी है। किस चीज के लिए? ये दो स्टेज जो है वहां पर जो भी आर्टिकल्स उसके पास टेस्टिंग में आए हैं
उसमें नॉन कंफर्मिंग आर्टिकल्स कौन से हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको सेग्रीगेट यानी अलग करने के लिए, लॉट में से अलग करने के लिए। सेंटर में सिर्फ 2 स्टेज पे नॉन कंफर्मिंग आर्टिकल्स आते हैं, ये ध्यान में रखिए। स्टेज 1 इज XRF एंड स्टेज 2 इज बिफोर मार्किंग, दैट इज आफ्टर कैलकुलेटिंग द फायर अस्से रिजल्ट्स। ये 2 ही स्टेज है जहां पर आपको नॉन कंफर्मिंग आर्टिकल्स मिलेंगे। तो इन दोनों स्टेज पे आपको प्रोसीजर बनानी है, डॉक्यूमेंट करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, कि ताकि हम जो भी नॉन कंफर्मिंग आर्टिकल्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें और उसको हम उस लॉट में से सेग्रीगेट यानी अलग कर सकें। इसमें क्या कहता है दूसरा स्टैंडर्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यू एंड अथॉरिटी फॉर द डिस्पोजिशन ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट और आर्टिकल्स शैल बी डिफाइंड। यानी जो भी नॉन कंफर्मिंग आर्टिकल्स पाए जाते हैं सेंटर में, उसको डिस्पोज कैसे करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू करने की और उसकी अथॉरिटी सेंटर को अपनी क्वालिटी मैनुअल में डिफाइन करनी है। यही क्लॉज आगे कंटिन्यू है, कुछ नोट्स दे रखी हैं स्टैंडर्ड। सबसे पहली हमने देखा कि नॉन कंफर्मिंग आर्टिकल 2 स्टेज पे मिलते हैं, एक XRF पे और दूसरा बिफोर मार्किंग में। तो XRF में नॉन कंफर्मेंस होती है, वो क्यों होती है वो इसमें बताइए इस नोट में। XRF स्टेज पे जो नॉन कंफर्मेंस का रीजन है इज ड्यू टू लॉट सबमिटेड इज, जो लॉट आपके पास टेस्टिंग में आया है उसमें या तो वो नॉन होमोजीनियस है, ठीक है, 916 डिक्लेयर करके 50 पीस दिए हैं, लेकिन उसमें 916 से लेकर 900 तक के रिजल्ट आ रहे हैं आपके XRF में, तो दैट इज नॉन होमोजीनियस लॉट, तो वो नॉन कंफर्मिटी बनती है। दूसरा है वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्यूरिटी। डिक्लेयर्ड प्यूरिटी 916 है, लेकिन सारे के सारे रिजल्ट आपके 7550 से 7600 आ रहे हैं, तो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्यूरिटी, तो वो नॉन कंफर्मिटी है। तीसरा है नॉट एट सफिशिएंट एडवांस स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज ऑल द पार्ट्स आर नॉट इन पोजीशन, यानी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज आधा अधूरा है, पूरा का पूरा फिनिश ज्वेलरी नहीं है, तो वो भी नॉन कंफर्मिटी है। चौथा है प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड एलिमेंट्स एज पर 1417 एंड 212, यानी इन 2 स्टैंडर्ड्स के अंदर जो प्रोहिबिटेड एलिमेंट्स लिखे गए हैं, यदि उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट होती है XRF में तो भी वो नॉन कंफर्मिटी है, ठीक है। तो XRF में जो नॉन कंफर्मिटी होती है उसके ये ही रीजंस होते हैं। दूसरा जो स्टेज था हमारा बिफोर मार्किंग यानी आफ्टर फायर से, उसका रीजन होता है कि फाइननेस डज नॉट कंफर्म टू वैल्यू आफ्टर असेइंग। असेइंग के रिजल्ट आने के बाद डिक्लेयर्ड वैल्यू के साथ जो फाइननेस हमें अचीव हुई है वो कंफर्म नहीं हो रही, तो वो नॉन कंफर्मिटी है, इसमें दूसरा रीजन नहीं है। ओके, टेस्ट मेथड्स में नेक्स्ट सब क्लॉज इज 5.4.6 रिगार्डिंग हॉलमार्किंग। तो उसका पहला सब क्लॉज है 5.4.6.1, सेंटर को अपने वहां पर जो भी उसने प्रोसीजर डॉक्यूमेंट की है उसके हिसाब से ही मार्किंग लेजर मशीन को यूज करके अप्लाई करनी है, उस प्रोसीजर के हिसाब से, ठीक है। उसमें क्या क्या ध्यान रखना है। नंबर 1, मार्किंग शैल बी डन ओनली ऑन आर्टिकल्स कंफर्मिंग टू रेलेवेंट स्टैंडर्ड। मार्किंग सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स पे करेंगे जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड को कंफर्म कर रहे हैं, यानी जो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से पास होकर आपके पास आए हैं उसी पे करेंगे। मार्किंग शैल बी लेजिबल एंड ड्यूरेबल। मार्किंग आपकी लेजिबल यानी क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, यानी लास्टिंग चाहिए। मार्किंग शैल बी डन एज पर द डिजाइन प्रोवाइडेड बाय BIS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BIS ने जो डिजाइन आपको प्रोवाइड की है उसी डिजाइन में आपको मार्किंग करनी है, आप अपनी कोई डिजाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अभी की जो हमें BIS की गाइडलाइंस है वो एक ही है, पहले BIS लोगो
बाद में फाइननेस इन कैरेट एंड ग्रेड, तीसरा हॉलमार्किंग सेंटर लोगो एंड लास्ट इज ज्वेलर लोगो। इसी सीरीज में करनी है और ये हमको एक ही लाइन में करनी है, लीनियर डिजाइन यूज करनी है। ऐसा नहीं कि जगह नहीं है तो 2 मार्क ऊपर करे और 2 मार्क नीचे करे, दैट इज नॉट अलाउड। BIS का डिजाइन लीनियर का है और इसी सीरीज में है तो उसी तरह से करनी है। हॉलमार्किंग का सेकंड सब क्लॉज है, अभी गोल्ड की ज्वेलरी है तो उसको हमें सिर्फ IS 1417 के हिसाब से मार्क करनी है और सिल्वर की है तो IS 2112 के हिसाब से ही मार्क करनी है। नेक्स्ट सब क्लॉज है, उसके अंदर परमिसिबल साइज यानी हाइट दे रखी है। हम जो हॉलमार्क अप्लाई करते हैं उसकी हाइट भी स्टैंडर्ड में स्पेसिफाई की गई है। अगर गोल्ड है तो ये 4 हाइट हमें यूज करनी है और सिल्वर है तो हमें ये 5 हाइट की है, सब mm। नेक्स्ट सब क्लॉज फॉर मार्किंग इज, मार्किंग वो सभी पार्ट्स पे आपको अप्लाई करना है जो आसानी से रिमूव हो सकते हैं या जिनको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, उन सभी पे आपको मार्किंग अप्लाई करना है। नेक्स्ट सब क्लॉज, ये हम 1417 में देख चुके हैं सारे। कोई भी गोल्ड या सिल्वर आर्टिकल है या ऑर्नामेंट है जो सॉलिड नहीं है, यानी जो हॉलो सेंटर से बनाया गया है और फिर उस हॉलो सेंटर को सीमेंट से, लैक से या किसी और फॉरेन सब्सटेंस से फिल किया गया है जो कि नॉन मेटालिक है, तो उसके ऊपर हमें एडिशनल मार्किंग अप्लाई करना है। और वो एडिशनल मार्किंग क्या है, नेट वेट ऑफ गोल्ड और नेट वेट ऑफ सिल्वर जो भी अप्लाई होता है वो, और वो वेट हमें कहां से मिलेगा, वो हमें ज्वेलर से उसका डिक्लेरेशन राइटिंग में लेना है। ठीक है, फिर आता है उसका नेक्स्ट सब क्लॉज, जितने समय भी आपकी लेजर मशीन यूज होती है या आपकी लेजर मशीन आइडल पड़ी रहती है, यूज नहीं हो रही है, आपको ये एश्योरेंस देना है कि उसका विजिलेंस आप मेंटेन रखेंगे। ठीक है, विजिलेंस मेंटेन रखना यानी लेजर मशीन आपका सिर्फ आपका ऑथोराइज बंदा ही इस्तेमाल कर सकता है। और वो आपको इंश्योर कैसे करना है, आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है और वो पासवर्ड सिर्फ आपके ऑथोराइज बंदे को ही मालूम होना चाहिए ताकि उसका अनऑथोराइज यूज कभी नहीं हो सके। नेक्स्ट सब क्लॉज है मार्किंग में, रिकॉर्ड ऑफ मार्किंग डन फॉर ऑल सर्टिफाइड ज्वेलर्स इज टू बी मेंटेन्ड ईदर इन हार्ड और सॉफ्ट कॉपी। यानी आपको हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में जितना भी मार्किंग आपने किया है अपने सेंटर में, जितना भी हॉल मार्किंग किया है, उन सभी का रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखना है। टेस्ट मेथड का ये सब क्लॉज हो गया। अभी नेक्स्ट सब क्लॉज है टेस्ट मेथड में, कंट्रोल ऑफ डेटा। डेटा को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसका फर्स्ट सब क्लॉज है 5.4.7.1। सेंटर को ये इंश्योर करना है कि जितने भी वो कैलकुलेशंस करता है या डेटा है वो अप्रोप्रिएट चेक के साथ सिस्टमैटिक मैनर में मेंटेन रहते हैं। ठीक है, ये सेंटर को इंश्योर करना है, बहुत इजी है ये चीज। तो 5.4.7.2 क्या कहता है, जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई ऑटोमेटेड इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्विजिशन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए या डेटा को रिट्रीव करने के लिए, यदि आप इन सब चीजों के लिए कंप्यूटर या ऑटोमेटेड इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेंटर को इंश्योर करना है इन चीजों को। नंबर 1, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूजर ने डेवलप करके आपको दिया है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड, सफिशिएंट डिटेल उसमें डॉक्यूमेंट में मेंशन होनी चाहिए और उसको आप यूज में ले उससे पहले उसको आपको वैलिडेट करना है। इट शुड बी वैलिडेटेड बिफोर पुट इन यूज। ठीक है, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। यही रिक्वायरमेंट आप देखेंगे तो हमारा जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का बात चल रहा है उसमें अटकने का भी ये बहुत बड़ा रीजन है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो डेवलपमेंट में है लेकिन उसको
सफिशिएंट डिटेल अभी तक या तो नहीं हो पाई है, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी तक वो वैलिडेट नहीं हो सका है। हमें भी अपने सेंटर में कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ये ध्यान रखना है पहला। नंबर 2, प्रोसीजर्स आर एस्टेब्लिश्ड एंड इंप्लीमेंटेड फॉर प्रोटेक्टिंग द डेटा। आपका जितना भी डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको प्रोसीजर एस्टेब्लिश करनी है और उनको इंप्लीमेंट करनी है। और ये जो भी प्रोसीजर आप बनाएंगे उसके अंदर कम से कम इतनी चीजें होनी चाहिए, लेकिन इतनी ही नहीं, इससे ज्यादा भी आपको जरूरी लगती हैं तो आप कर सकते हैं, बट नॉट लिमिटेड टू, यानी इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो पहली क्या है उसमें, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा एंट्री और कलेक्शन। डेटा की जो एंट्री आप करेंगे या डेटा जो भी कलेक्ट आपका होगा उसकी इंटीग्रिटी आपको मेंटेन करनी है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी है। नंबर 2, डेटा को कैसे स्टोर करेंगे वो प्रोसीजर में लिखना है। डेटा को कैसे ट्रांसमिट, आपको कई बार डेटा ट्रांसमिट करना पड़ता है तो वो कैसे करेंगे वो प्रोसीजर में लिखना है। और डेटा को कैसे प्रोसेस करेंगे वो भी आपको उस प्रोसीजर में लिखना है। लास्ट इसके अंदर पॉइंट है, कंप्यूटर्स एंड ऑटोमेटेड इक्विपमेंट आर मेंटेन्ड टू एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड आर प्रोवाइडेड विद द एनवायरनमेंट एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस नेसेसरी टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ टेस्ट डेटा। कंप्यूटर और ऑटोमेटेड इक्विपमेंट जो है उनको हमेशा मेंटेन करना है, किस लिए, ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं इसकी एश्योरेंस रहे, और उनको वो एनवायरनमेंट और ऑपरेटिंग कंडीशंस मिले जो डेटा को सेव करने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी को सेव करने के लिए जरूरी है। ओके, तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का क्लॉज 5.4 यहां खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लॉज है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का 5.5, दैट इज इक्विपमेंट। उसका पहला सब क्लॉज है 5.5.1। सेंटर के पास रिक्वायर्ड एक्यूरेसी या लिस्ट काउंट जो है उसके एप्लीकेबल, यानी ये आईएस के अंदर मेंशन किया होगा, इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर अगर आप गोल्ड का असाइन कर रहे हैं तो आपको 1417 और 1418 फॉलो करने हैं। तो उसमें आपको जो भी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी या लिस्ट काउंट बता रखा है उसके मुताबिक आपको सारे के सारे इक्विपमेंट अपने वहां पर रखने हैं, ठीक है। अब 15820 में इक्विपमेंट का एक गाइडेंस के लिए लिस्ट दे रखा है। एनएक्स ए जो है वो गोल्ड के लिए है और एनएक्स बी जो है वो सिल्वर के लिए है, वो इस स्टैंडर्ड में आखिर में दे रखा है, ठीक है। अगर वो देखना है तो हम उसको देख सकते हैं, रुकिए। एनएक्स ए हम बहुत जल्दी इसको देख लेते हैं, हमें नहीं लेंगे। देखिए एनएक्स ए है लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट केमिकल्स रिएजेंट्स फॉर असेइंग एंड हॉलमार्किंग, ये गोल्ड के लिए है। उसमें देखिए सैम्पलिंग टूल्स है जिसमें कटिंग प्लायर्स, चीजल्स, माइक्रो ड्रिल्स, स्क्रैप, असे क्लीनिंग ब्रश, मैग्नीफाइंग ग्लास, टेक्स के हैं, माइक्रोमीटर 0.01 mm, ज्वेलर्स रोलिंग मिल है, टोंग्स एंड फॉरसेप्स है, ट्रेज है। रुको इसको बड़ा कर देता हूं मैं, आई थिंक ओके नाउ इट्स विजिबल टू एवरीबॉडी। ज्वेलर्स रोलिंग मिल है, टोंग्स फॉरसेप्स, ट्रेज है एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील की, एमरी पेपर्स अलग अलग ग्रेड के, हाइड्रोमीटर, हॉट प्लेट, एंट्री वाइब्रेशन प्लेटफॉर्म, लेजर मार्किंग मशीन, एयर कंडीशनर, अरेंजमेंट फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अभी गोल्ड की असेइंग में कौन से इक्विपमेंट, सबसे पहला एक्सआरएफ मशीन कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग CDIR RU, वेइंग बैलेंस जो हमें एंटी वाइब्रेशन प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल करना है उसकी रिक्वायरमेंट। तो अगर 990 तक की फाइननेस तक आपको टेस्टिंग करना है तो माइक्रोग्राम, 990 से ऊपर करना है तो 1 माइक्रोग्राम लिस्ट काउंट। बॉलिंग प्लायर्स, हैमर एंड एनवी है, गोल्ड के लिए है तो हैमर का वजन 400 ग्राम मिनिमम। क्यूपेलेशन फर्नेस जिसका लिस्ट काउंट 1 डिग्री सेल्सियस और 1150 डिग्री तक जानी चाहिए। एनिलिंग फर्नेस 900 डिग्री सेल्सियस तक जानी चाहिए। थर्मोमीटर 110 डिग्री सेल्सियस तक का। क्यूपल्स है, पार्टिंग ट्रे है, पार्टिंग ट्रे जो है आपकी उसकी भी रिक्वायरमेंट क्लियर है, विद और विदाउट रिमूवेबल थिम्बल्स। प्लेटिनम की होती हैं ये, या तो प्लेटिनम इरिडियम, प्लेटिनम रोडियम या अनग्लेज सिलिका, उसकी एक
रिक्वायरमेंट खास है जो डॉट करके नीचे मेंशन कर रखी है। पार्टिंग ट्रे की जो बॉटम सरफेस है वो पार्टिंग कंटेनर के बेस के साथ टच नहीं होनी चाहिए ऑपरेशन के दरमियान, यानी उन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टिंग ट्रे। प्योर ग्रेफाइट क्रूसिबल्स, नंबरिंग डिवाइस, नंबर पंच, फर्नेस है मेल्टिंग के लिए, फ्यूम हुड विद स्क्रबर, और रेफरेंस गोल्ड सैंपल्स है 916 और 750 फाइननेस के, जो कि इंटरनल इस्तेमाल होते हैं। और उसका पार्ट सी है केमिकल्स, रिएजेंट्स और कंज्यूमेबल्स, जो कि हमको स्ट्रिक्टली एस IS 1418 ही इस्तेमाल करने हैं। ओके, सिल्वर के हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ गोल्ड तक अभी कन्फाइन करते हैं। Okay. Next clause is 5.2. Everybody is able to see na? Okay, 5.5.2. All equipment shall be maintained, verified and calibrated. सेंटर को जितने भी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है उनको मेंटेन करने हैं, उनको वेरीफाई करने हैं और उनको कैलिब्रेट करने हैं। सेंटर के पास प्रोसीजर होनी चाहिए, किस लिए? ये सभी इक्विपमेंट की सेफ हैंडलिंग करने के लिए, उनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उनका स्टोरेज करने के लिए, उनका यूज करने के लिए और उनका प्लान्ड मेंटेनेंस करने के लिए। तो आपको अपनी प्रोसीजर में ये सभी चीजें इंक्लूड करनी है ताकि आप अपने सभी इक्विपमेंट की प्रॉपर फंक्शनिंग को एंश्योर कर सकें। और दूसरी रिक्वायरमेंट है सभी के सभी इक्विपमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज पर्सनल के द्वारा ही ऑपरेट किए जाने चाहिए। नेक्स्ट 2.54, सभी इक्विपमेंट को हमें लेबल करना है, या तो उसको और तरीके से, किसी और तरीके से आइडेंटिफाई करना है। उसमें क्या आइडेंटिफाई करना है? कैलिब्रेशन का स्टेटस हमें बताना है, और उस स्टेटस में आपको ये जरूर बताना है कि उसका लास्ट कैलिब्रेशन आपने कब करवाया था, या तो कब उसका कैलिब्रेशन एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, ये आपको जरूर बताना है। ये एप्लीकेबल होगा आपके जो जो इक्विपमेंट में कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर आपको ये डिस्प्ले करना ही करना है। या तो आप लेबल से कर सकते हैं या किसी और चीज से कर सकते हैं। आप स्टिकर लगा सकते हैं, आप प्लेन पीस ऑफ पेपर उसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं, या आप उसको अपने रिकॉर्ड्स में रख सकते हैं। आइडेंटिटी सभी इक्विपमेंट का रखना है जिसके अंदर आपको कैलिब्रेशन की जरूरत है। नेक्स्ट सब क्लॉज 5.5.5, when intermediate checks are needed to maintain confidence in the calibration status of equipment, यानी कोई भी इक्विपमेंट के कैलिब्रेशन स्टेटस की कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए जब भी इंटरमीडिएट चेक्स की जरूरत पड़ती है, तो ये जो चेक्स हैं वो हमें एक अपनी डिफाइंड प्रोसीजर के हिसाब से ही अप्लाई करने हैं। प्रोसीजर इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोसीजर में ये सब चीज लिखनी है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट चेक्स काफी हो सकते हैं, जैसे आपका XRF मशीन है। XRF मशीन आप हर मॉर्निंग में सुबह जैसे ही आप उसको स्विच ऑन करते हैं, वार्म अप देते हैं, और उसके बाद आप उसका ओपन करते हैं, तो आपके पास XRF के रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने NABL अप्रूव्ड लेबोरेटरी से आपने सर्टिफाई करवा के रखे हैं, अलग अलग ग्रेड के। तो आपको अपनी XRF मशीन को वो जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उसके सामने वो क्या रिजल्ट दे रही है वो आपको रजिस्टर में लिखना है। उसमें करेक्शन फैक्टर जो है वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको अपने पूरे दिन में जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर अप्लाई करना है। ऐसा आप सभी मशीन के लिए कर सकते हैं। इंटरमीडिएट चेक्स आर रिक्वायर्ड, बहुत सारी जगह पर रिक्वायर होते हैं हमको। नेक्स्ट सब क्लॉज है इसका, when calibrations give rise to a set of correction factors, अगर कैलिब्रेशन करने के बाद करेक्शन फैक्टर आपका आता है तो सेंटर को एंश्योर करना है कि वो सभी के सभी रीडिंग्स के अंदर या सभी रिजल्ट्स के अंदर उस करेक्शन को अप्लाई करेगा।
देखिए इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपकी फर्नेस क्यूपेलेशन फर्नेस है, आप समझ लीजिए उसका कंट्रोलर जो है वो बहुत आसानी से आउट ऑफ नहीं होता है, लेकिन उसमें एरर आ जाती है। वो एरर क्या होती है कि एक्चुअल वो जो टेम्परेचर डिस्प्ले कर रहा होता है वो टेम्परेचर आपके क्यूपेलेशन फर्नेस के अंदर इंटीरियर में शायद नहीं है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि टेम्परेचर वो ज्यादा है एक्चुअल में या डिस्प्ले से कम है, और वो जितना ज्यादा या जितना कम है उस हिसाब से आपको अपने कंट्रोलर को एडजस्ट करना है। यदि आपके कंट्रोलर में वो मैक्सिमम जितनी भी उसके अंदर एडजस्टमेंट कर सके उतनी कैपेसिटी आपकी खत्म हो चुकी है, उससे ज्यादा आप उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसमें जितना भी करेक्शन आपको है, जैसे समझिए कि 10 डिग्री का करेक्शन माइनस साइड में है, तो आपको वो अपने रिकॉर्ड्स में लिखना पड़ेगा, और जब भी फर्नेस ऑपरेट करते हैं तब आपको उस हिसाब से -10 के टेम्परेचर सेट करके रखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड वेयर कैलिब्रेशंस गिव राइज टू सेट ऑफ करेक्शन फैक्टर। तो यह आपका करेक्शन फैक्टर हो गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको करेक्शन लेने पड़ेंगे, राइट। 5.5.7 बताता है टेस्ट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर shall be safeguarded from adjustments which would invalidate the test results। यानी ये आपके कंप्यूटर और जो सॉफ्ट कॉपी आप मेंटेन करते हैं उसके बारे में, या आपके ये टेस्ट इक्विपमेंट में जहां जहां भी आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको आपको एडजस्टमेंट कोई कर नहीं जाए उसके लिए आपको सेफगार्ड करना है, ठीक है। ओके, इक्विपमेंट भी हो गया। अभी हमारे पास समय है तो हम ये मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी भी आज ले लेते हैं। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का नेक्स्ट क्लॉज है मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी। उसका फर्स्ट सब क्लॉज 5.6.1 ऑल मेजरिंग एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट शैल बी कैलिब्रेटेड एंड और वेरीफाइड बिफोर पुट इनटू यूज। आपके जितने भी मेजरिंग या टेस्टिंग इक्विपमेंट है यूज शुरू करने से पहले आपको उनको या तो कैलिब्रेट करवाना है या और आपको उनको वेरीफाई करना है कि वो सही रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं। सेकंड, सेंटर के पास सेल्फ एस्टेब्लिश प्रोग्राम होना चाहिए। किस चीज के लिए? फॉर कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ इट्स मेजरिंग एंड टेस्ट इक्विपमेंट एट पीरियोडिक इंटरवल। आपके जितने भी मेजरिंग इक्विपमेंट या टेस्ट इक्विपमेंट है उनको समय समय पर कैलिब्रेट और वेरीफाई करने के लिए सेंटर को अपना खुद का एक प्रोग्राम डिजाइन करके बनाकर प्रोसीजर में रखना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसलिए ताकि आपके मेजरिंग और टेस्ट इक्विपमेंट के रिजल्ट्स कभी भी यदि थोड़े से भी डिफर होते हैं तो यू गेट टू नो अबाउट इट एंड यू अप्लाई करेक्शन फैक्टर्स। नेक्स्ट सब क्लॉज ऑल कैलिब्रेशन शैल बी ट्रेसेबल टू नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जितने भी कैलिब्रेशन आप करवाते हैं वो सभी के सभी नेशनल और या तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ट्रेसेबल होने चाहिए। नेक्स्ट सब क्लॉज है इसका रेफरेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट शैल बी कैलिब्रेटेड बाय कंपिटेंट बॉडी दैट कैन प्रोवाइड ट्रेसेबिलिटी टू नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। रेफरेंस स्टैंडर्ड जो भी आप मेजरमेंट के यूज करते हैं, हम एक तो XRF में करते ही करते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे होते हैं वो हमारे CRMs होते हैं, वो भी हमारे रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स वो हमारे कंपिटेंट बॉडी द्वारा कैलिब्रेट होने चाहिए जो नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ट्रेसेबल हो। जैसे नेशनल स्टैंडर्ड है हमारा NPL को ट्रेसेबल होने चाहिए, ठीक है ना। 5.6.5 बोलता है रेफरेंस मटेरियल सेल वेयर पॉसिबल बी ट्रेसेबल टू नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। रेफरेंस मटेरियल भी जो हम यूज कर रहे हैं वो भी नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ट्रेसेबल होने चाहिए और उनका हमें रिकॉर्ड रखना है, उनकी रिसिप्ट का, कंजम्पशन का, टेस्टिंग का, वो सारा का सारा हमें मेंटेन करना है रिकॉर्ड।
मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी में नेक्स्ट सब क्लॉज है इंटरमीडिएट चेक्स। वो क्या कहता है? सेंटर सेल एंश्योर इंटरमीडिएट चेक्स टू मेंटेन कॉन्फिडेंस इन द कैलिब्रेशन स्टेटस ऑफ XRF मशीन एंड माइक्रो बैलेंस अकॉर्डिंग टू डिफाइंड प्रोसीजर्स एंड शेड्यूल्स। आपने जो प्रोसीजर बना रखी और उसके अंदर जो शेड्यूल लिख रखा है कि मैं इतने इतने समय पर ये करूंगा, उसमें आपको अपनी XRF मशीन और अपने माइक्रो बैलेंस को इंटरमीडिएट चेक्स उसके अंदर करने हैं ताकि उनके रिजल्ट में आपका कॉन्फिडेंस रहे। XRF का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपके पास रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से डेली आपको मॉर्निंग में करना है और वो करेक्शन जो भी है वो अप्लाई करना है। ये दिन में एक ही बार करना है ऐसा जरूरी नहीं है, आपको यदि लगता है बीच में भी आपको वो करने की दरकार है तो आप कर सकते हैं। माइक्रो बैलेंस में वो कैसे होता है? माइक्रो बैलेंस के लिए देखिए आपके पास स्टैंडर्ड वेट्स आपके पास होते हैं, कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड वेट्स, ठीक है। वो स्टैंडर्ड वेट्स के हिसाब से आप अपनी क्वालिटी मैनुअल में आपने शेड्यूल बनाया होगा, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको अपने माइक्रो बैलेंस में कैलिब्रेटेड वेट में से वेट लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उसके एक ही वेट के आपको मल्टीपल रेट्स लेने हैं। 10 मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और के जो भी आप माइक्रो बैलेंस यूज कर रहे हैं उसकी जो लिस्ट काउंट है और उसके मैन्युफैक्चरर की जो मैनुअल उसकी जो है उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, उसकी रेंज में आपके वो रीडिंग्स आने चाहिए। दैट इज इंटरमीडिएट चेक्स फॉर माइक्रो बैलेंस, ठीक है। और ये करना ही जरूरी नहीं है, आपको इसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा, वो भी जरूरी है। उसका नेक्स्ट सब क्लॉज है गाइडलाइंस फॉर वेरिफिकेशन और कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ CRMs आर गिवन इन एनेक्स सी ऑफ दिस स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड के एनेक्स सी में गाइडलाइंस दे रखी है जो आप CRM के लिए और इक्विपमेंट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी